आपको मैं आज वो तस्वीरें दिखाता हूं जो आज हर भारतीय के लिए देखना बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें न सिर्फ मजबूत होते भारत की गवाही दे रही, बल्कि सीमा पार बैठे भारत के दुश्मनों को संदेश दे रही। और आज मैं आपको गंगा एक्सप्रेसवे की देश की पहली वो हवाई पट्टी दिखाने जा रहा हूं जिसका रात में भी इस्तेमाल हो सकता है, जिस पर बिना किसी बाधा के किसी भी समय फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, वहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में जरा देखिए कि देश की हवाई पट्टी से कराची इस्लामाबाद की दूरी कितनी है और कैसे 500 सेकंड के अंदर भारत के विमान वहां तबाही ला सकते हैं। योगी का रक्षा सूत्र तैयार, 10 मिनट में लाहौर परवाह। रफाल के निशाने पर रावलपिंडी सियालकोट। दुश्मनों की साजिशों पर प्रहार, राष्ट्रवाद का रनवे पूरी तरह से तैयार। गंगा एक्सप्रेसवे पर हिंद के लड़ाकों की गर्जना, दुश्मनों को ललकार। और अब यूपी के इस गंगा एक्सप्रेसवे से पाकिस्तान डरेगा और शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक सब कांपेंगे, क्योंकि यह रनवे हिंद के सैन्य पराक्रम की नई धार है, जहां से पल भर में दुश्मनों को दहलाया जा सके। यूपी के इस पराक्रम पथ से आतंकिस्तान की पूरी तरह से घेराबंदी हो सकती है। पलक झपकते ही हिंद के लड़ाकू विमान पाकिस्तान को ऐसा जख्म दे सकते हैं जो 1965, 1971 और 1999 से गहरा हो। एक तरफ भारत की सेना पाकिस्तान के दांत खट्टे करने को तैयार है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे से ऐसा काम किया जिससे पाकिस्तान कांप रहा। गंगा एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप से युद्ध के दौरान 2 फ्रंट पर एक साथ हिंद के लड़ाके मिराज, सुखोई 30, रफाल से पाकिस्तान पर प्रहार हो सकेगा। यानी गंगा एक्सप्रेसवे से भारत की सामरिक शक्ति एक कदम आगे बढ़ी। और गंगा एक्सप्रेसवे को खास बनाती है इसकी नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी। एयर स्ट्रिप की लंबाई 3.5 किलोमीटर है और इसकी विशेषता कि रात में लैंडिंग संभव है और इस पर देश के घातक से घातक लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हैं। सबसे पहले आसमान में गरजते रफाल की गर्जना को देखिए। इसकी दहाड़ से पाकिस्तान थर-थर कांपता है। एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर अटैक से डिजाइन किए गए रफाल की स्पीड 1900 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। और अगर रफाल शाहजहांपुर से उड़ान भरता है तो 1300 किलोमीटर दूर कराची पहुंचने में सिर्फ 1800 सेकंड का वक्त लगेगा। और इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। तो वहीं सुखोई MKI 30 पाकिस्तान की नींद उड़ाने में पीछे नहीं। पाकिस्तान को रफाल से ज्यादा डर सुखोई से लगना चाहिए। आवाज से तेज रफ्तार से ये जा रहा है, क्योंकि 2600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उड़ने वाला सुखोई पलक झपकते ही पाकिस्तान के किसी भी शहर को अपना निशाना बना सकता है। अगर आज सुखोई गंगा एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप से करीब 600 किलोमीटर दूर लाहौर पर चढ़ाई करने के लिए उड़ता है तो इसे सिर्फ 500 सेकंड लगेंगे। लड़ाकू विमान मिराज 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और इस एयर स्ट्रिप से मिराज 900 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में अपने टारगेट को हिट करने के लिए उड़ता है तो अपनी खास टेक्नोलॉजी के जरिए रडार में आए बिना सिर्फ 900 सेकंड में पहुंचकर तबाह कर देगा। यानी जब तक आसिम मुनीर की सेना कुछ भी समझेगी बहुत देर हो चुकी होगी। अब बात MiG-29। करगिल के युद्ध में MiG-29 ने पाकिस्तान को कभी न भूल पाने वाला जख्म दिया। करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला लड़ाकू विमान MiG-29 एक बार में 1400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यानी अगर मिग शाहजहांपुर से पाकिस्तान की रावलपिंडी के लिए उड़ता है तो 900 किलोमीटर दूर रावलपिंडी पहुंचने के लिए सिर्फ 800 सेकंड लगेगा। और फिर तबाही ऐसी कि पाकिस्तान को करगिल की हार याद आएगी। भारत के पास ऐसे और भी लड़ाकू विमान हैं जो पलक झपकते ही पाकिस्तान के अलग अलग शहरों को निशाना बना सकते हैं। और अगर ये सभी लड़ाकू विमान एक साथ हमले के लिए उड़े तो पाकिस्तान की नापाक फौज महज तमाशा देखती रहेगी और ये लड़ाकू विमान सब खत्म कर देंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद एयर स्ट्रिप ये क्या कहती है, इसकी स्पेशलिटी क्या, बताता हूं जरा मैं आपको। उत्तर प्रदेश आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह बनी है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर है, उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर है, राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर एक ऐसी एयर स्ट्रिप है, उसके अलावा ओडिशा राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर एयर स्ट्रिप। ये वो एयर स्ट्रिप है जो कि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए भी और एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी टेक ऑफ को लेकर। आगे बढ़ते हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े एक्शन लिए, जिनमें से भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजने का फैसला शामिल था। भारत सरकार के आदेश के बाद जैसे ही भारत से पाकिस्तानियों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, खबर यूपी से आई और उस खबर के बाद हड़कंप मच गया। वजह यह कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले 33 पाकिस्तानी अचानक गायब हो गए। ये 2 तस्वीरें देखिए जो बता रही हैं कि यूपी में पाकिस्तानी नागरिकों की रहस्यमय गुमशुदगी एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन चुकी है। पहले कानपुर से 28 पाकिस्तानी नागरिक रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और अब फर्रुखाबाद से 5 पाकिस्तानियों के लापता होने की खबर ने खलबली मचा दी है। यानी उत्तर प्रदेश में रह रहे 33 पाकिस्तानी नागरिकों का कोई अता पता नहीं है। ये वो लोग हैं जो भारत में वीजा पर आए थे, यहाँ बस गए, लेकिन अब गायब हैं। और अब योगी फोर्स ने इनके खिलाफ युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इन्हें यूपी के चप्पे चप्पे पर खोजा जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये गए कहां। जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई, तब जाकर फर्रुखाबाद में रहने वाले 5 मुसलमानों के लापता होने की खबर पता चली। फर्रुखाबाद में 50 साल से रह रहे 5 पाकिस्तानी अंडरग्राउंड हो चुके हैं, जिसमें खातून, अब्दुल साजिद, फिरोजा, बब्बन और मुख्तार शामिल हैं। यूपी एटीएस, एसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और पुलिस की ज्वाइंट टीमें इन संदिग्धों की तलाश में लगी है। ऑपरेशन को टॉप लेवल से मॉनिटर किया जा रहा है। 5 पाकिस्तानी नेशनल्स की सूचना है, लेकिन वो 30-40 साल, कुछ 50 साल पहले से ही गायब है, मिसिंग चल रहे हैं। तो पुलिस और लाइव अपनी दृष्टि से जो लास्ट वाले मिसिंग है उस पर अपना सतर्कता रखे हुए हैं। ये सभी 5 पाकिस्तानी नागरिक भारत आए, यूपी के फर्रुखाबाद में रहे, लेकिन वापस नहीं गए, अदृश्य हो गए, जिसके बाद योगी फोर्स इन संदिग्धों की तलाश में जुटी है। यहाँ पर 5 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो पिछले 50 सालों से लापता हैं। उनका आने का तो पदचिन्ह मिलते हैं, पर जाने के उनके कोई पदचिन्ह नहीं मिलते। आखिर कहाँ गए वो 5 पाकिस्तानी जो भारत तो आए लेकिन वापस नहीं गए। इससे पहले कानपुर से भी पाकिस्तानी गायब हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सभी 2005 में आए थे भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने के लिए। 2005 में कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में हुए एक मैच को देखने के लिए 32 पाकिस्तानी नागरिक भारत आए थे, शॉर्ट टर्म वीजा पर, महज कुछ दिनों के लिए। लेकिन 32 में से 28 लोग आज तक वापस नहीं लौटे और अब खोजने पर ये मिल भी नहीं रहे हैं। अब स्थानीय प्रशासन और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इनकी कोई लोकेशन नहीं है, कोई मोबाइल नंबर नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सवाल यह है कि पाकिस्तानी कहां गए, इनका मकसद क्या था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोग भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं? अगर ये वाकई सामान्य पाकिस्तानी नागरिक थे तो अचानक बिना बताए क्यों लापता हुए? क्या इन्हें किसी मिशन पर भेजा गया था? दरअसल भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पुरानी रणनीति रही है घुसपैठ, लोकलाइजेशन और एक्टिवेशन। इसलिए योगी फोर्स ने इन खतरों को भांपते हुए इनकी तलाश तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था, ये पहले दिन से साफ। लेकिन जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ती जा रही है, घाटी में धर्म पूछकर मारे जाने की एक एक पाकिस्तानी साजिश खुलकर सामने आ रही है। कैसे आतंकियों ने हमले से पहले और हमले के बाद पाकिस्तानी हैंडलर से बात, कश्मीर में बैठे लोकल आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड वर्कर की कैसे मदद ली, और पहलगाम हमले के बाद अब तक जांच कहां पहुंची, जांच में क्या क्या रिपोर्ट में सामने आ चुका है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकियों को ऑर्डर, सीधा टेररिज्म हेडक्वार्टर से।
ऑफिस का प्लान मुनीर ने दिया अंजाम। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत लगातार मिल रहे हैं। जांच एजेंसीज आतंकियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश में है। एनआईए तेजी से इसकी जांच कर रही है। शुरुआती जांच में जानकारी हासिल हुई कि कैसे धर्म के आधार पर हिंदुओं की पहचान कर हत्या करने का प्लान बना। एनआईए के डीजी के नेतृत्व में रिपोर्ट बन रही है और खबर ये तो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की ये मिली जुली साजिश थी। आतंकियों ने हमले के पहले और हमले के बाद में पीओके में हैंडलर्स से संपर्क किया। आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए गए सैटेलाइट फोन का ब्यौरा जुटाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर किया। अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री हो या पूर्व विदेश मंत्री बिलावल, दोनों दुनिया के सामने आतंक फैलाने की बात कबूल रहे हैं। दोनों मान रहे हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के इशारे पर पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट किया, आतंकवादी संगठनों को ट्रेनिंग दी, आतंकवादी संगठनों को फंडिंग की। क्योंकि बीती रात ऑस्ट्रेलियन मीडिया को दिए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बात का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि खुद भी कबूल किया। धर्म देखकर आम लोगों का खून बहाना पाकिस्तानियों की आदत है। इसलिए एक के बाद एक पहलगाम में पाकिस्तानियों की हरकतों के सबूत सामने आ रहे हैं, जिसमें साथ दिया कश्मीर के OGW यानी ओवर ग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों के लिए गाइड का काम किया। पहलगाम आतंकी वारदात की जांच रिपोर्ट में एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए, 3D मैपिंग और सीन रिक्रिएट किया। जम्मू कश्मीर में OGW के जितने भी कॉन्टैक्ट उनकी सूची बनाई गई और उन पर अब कार्रवाई की तैयारी है। यूएपीए के तहत 21 आतंकियों के घर छापेमारी की गई, सबूतों की तलाश की गई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए। डंप डाटा पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्तों को एक्सपोज कर देगा। एनआईए की जांच अब पहलगाम के बायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले मामले में डंप डाटा तक पहुंच गई है। डंप डाटा यानी आतंकी अटैक से पहले, आतंकी अटैक के दौरान और आतंकी अटैक के बाद कौन कौन से नेटवर्क यूज किए जा रहे थे, कौन कौन से कॉल कहां कहां दौड़ रहे थे, इन तमाम कॉल हिस्ट्री को अब जांचेगी एनआईए। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने कश्मीर में आतंकियों के मददगारों और उनके ओवरग्राउंड वर्कर पर एक्शन लिया, क्योंकि एनआईए को सबसे बड़ी भूमिका ओवरग्राउंड वर्कर्स की मिली। कुपवाड़ा के रहने वाले आदिल ने आतंकियों की मदद की, आतंकियों का गाइड बना, पहाड़ी रास्तों का मास्टर है आदिल। इस हमले में लश्कर आतंकी फारूक का हाथ भी रहा और फारूक अहमद पीओके में छिपा है और लश्कर का टॉप कमांडर है। पहलगाम, कुलगाम, अनंतनाग और दाचीगाम, यहाँ इन जंगलों में मैसिव 4 कॉम्बिंग ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों को ये खबर मिली है कि जो हमलावर आतंकी थे वो अभी भी इसी इलाके में छुपे हैं, निकल नहीं पाए हैं और कुछ ऐसी लीड्स पर काम किया जा रहा है। खासकर उनकी कम्युनिकेशन अगर है तो उस पर ध्यान दिया जाता है कि किस तरह की कम्युनिकेशन है और कहां पर वो इस वक्त पॉइंट आउट हो सकते हैं। उसी हिसाब से जो है आगे बढ़ा जा रहा है और इन लीड्स को इकट्ठे करते हुए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये हमलावर है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन एक बात साफ है, 370 हटने के बाद आतंकी अब घरों में नहीं बल्कि जंगलों में छिपते हैं और आतंकियों के पास लोकल सपोर्ट की वजह से राशन पानी है, जिसे वो लंबे समय तक जंगलों में छिपे रह सकते हैं। लेकिन इस पूरे नेक्सस को तोड़ना इंडियन एजेंसीज की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच अब कुदरत ने भी पाकिस्तान को डराना शुरू कर दिया। घाटी में कल कुछ घंटों तक हुई बारिश की वजह से चुनाव का जलस्तर बहुत बढ़ चुका है और इसकी वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है, क्योंकि सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद भारत हाइड्रोलॉजिकल डेटा पाकिस्तान को जारी नहीं करेगा, तो उसके सामने सैलाब का संकट सबसे बड़ा होगा। प्यासा नहीं, डूब कर मरेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में सूखा, पीओके में बाढ़, घाटी में मौसम का मिजाज बदल, आसमान से बरस रही बूंदों ने
चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा दिया। चिनाब के बढ़े जलस्तर से पाकिस्तान की धड़कनें भी बढ़ गई। यूं कहें कि पानी पानी की रट लगाने वाले पाकिस्तान को अब पानी से ही डर है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पानी को लेकर हाय तौबा मची। तो वहीं ये मौसम में भी पाकिस्तान के साथ बगावत की। आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं और इसी की वजह से चिनाब का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसी के साथ बढ़ रही हैं पाकिस्तान की धड़कनें। कल जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन नदी के पानी का लेवल तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से सलाल डैम के गेट को खोल दिया गया और पानी के प्रचंड वेग को देखकर लगता है कि इसके आगे जो भी आएगा वो बर्बाद होगा। जरा सोचिए, अगर इसी वेग से भारत ने पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा तो पानी के नाम पर धमकी देने वाला पाकिस्तान पानी में ही डूब जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले पीओके में बाढ़ आई और पाकिस्तान ने इस बाढ़ का आरोप भारत पर लगाना शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद के हट्टिन बाला इलाके में आई बाढ़ की वजह से वहां पर हाहाकार मचा। मुजफ्फराबाद में आई बाढ़ को लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर फ्लड स्ट्राइक कर सकता है। ये वही चेनाब नदी है जो हिमाचल से निकलकर जम्मू के इलाके से होकर गुजरती है, इसके बाद पाकिस्तान को जाती है। भारत में इसकी लंबाई लगभग 504 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता के तहत इस नदी का पानी पाकिस्तान को दिया जाता था और अगर भारत ने बंद किए डैम को खोला तो शहबाज शरीफ पर दोहरी मार पड़ेगी। निचले इलाके जिसमें अखनूर की अगर बात करें और यहाँ से होता हुआ पाकिस्तान को जो पानी जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर भारत ने बॉर्डर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान का पानी रोक दिया था और अब कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान के लिए पानी छोड़कर यहाँ पर उसे डुबा कर मारने की जो प्लानिंग है वो की जा रही है, ताकि पाकिस्तान को जिस तरह से उसने पहलगाम में हरकत की है उसका अंजाम जो है वो भुगतना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी, सदजतपुर, आज़ी मीडिया, जम्मू। पहलगाम अटैक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान की दशकों पुरानी साजिश को खत्म करने के मिशन पर है। नेपाल बॉर्डर पर आतंकी मूवमेंट के खिलाफ इस वक्त उत्तर प्रदेश में डबल एक्शन है। एक तरफ सीमाओं पर अलर्ट तो दूसरी तरफ मदरसे की आड़ में चल रहे संदिग्ध ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान का पुराना फॉर्मूला रहा है भारत में आतंक का बीज सीमाओं के जरिए बोना और धर्म स्थलों की आड़ में उसे सींचना। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की वो सीमा से लेकर शहर के हर कोने तक इस साजिश की सफाई कर रही है। नेपाल बॉर्डर पर इस वक्त डबल एक्शन हो रहा है। योगी फोर्स नेपाल से सटे इलाकों में 24 घंटे चेकिंग कर रही है। सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। नेपाल से आने वाले हर शख्स की तलाशी ली जा रही है। सीएम योगी के ऑर्डर पर पुलिस के अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर है। इसके साथ योगी की नजर नेपाल बॉर्डर के उन मदरसों पर भी जो अवैध रूप से संचालित है। इन पर योगी का हंटर चल रहा है। दरअसल नेपाल बॉर्डर लंबे वक्त से घुसपैठ, नकली नोट, आतंकियों की मूवमेंट और कट्टरपंथी संगठनों के लिए सॉफ्ट रूट रहा। यही वजह कि पहलगाम में अटैक के बाद यहां योगी फोर्स ने चौकसी बढ़ा दी। ये पूरा जो है ये नेपाल बॉर्डर है और यहाँ से आप जो है वो नेपाल की तरफ जो है यहाँ से जा सकते हैं। ये पूरा बॉर्डर है, इसलिए किस तरीके से जो सीएम योगी की जो पुलिस है वो एक्शन मोड पे नज़र आ रही है और लगातार जो है आने जाने वालों की वो चेकिंग की जा रही है। भारी संख्या में आपको यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये पहली बार नहीं जब नेपाल बॉर्डर को पाकिस्तानी रूट की तरह गंभीरता से ट्रीट किया जा रहा हो। इसके पहले भी अभियान चले, लेकिन इस बार सतर्कता खास है। योगी सरकार नेपाल बॉर्डर पर मौजूद अवैध मदरसों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। योगी सरकार के रडार पर नेपाल बॉर्डर से सटी वो लोकेशन जहां से अवैध गतिविधि की आशंका जताई जा रही थी, मसलन श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज जिलों में ऑपरेशन जोर पकड़ रहा है। एक के बाद एक अवैध मदरसों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
यहाँ पर इस मदरसे को लेकर ये जानकारी मिली थी कि ऐसे कई मदरसे हैं नेपाल बॉर्डर से सटे हुए बहराइच, श्रावस्ती, जहाँ पर ये जो मदरसे हैं ये सरकारी ज़मीन पर बनाए गए हैं और इसी के तहत जो पुलिस है वो एक्शन मोड पे नज़र आ रही है और अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो अधिकारी है वो भी एक्शन मोड पे नज़र आ रहे हैं और जो इस तरीके के जो भी मदरसे हैं उनको बंद करने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। योगी का ऑर्डर क्लियर है कि बिना मान्यता और बिना दस्तावेजों के संचालित मदरसे फौरन बंद किए जाएं। सीमावर्ती जिलों में अब अवैध निर्माण और धार्मिक स्थल की आड़ में पनपती हर साजिश का अंत तय है और पाकिस्तान जो सोच रहा है उसका हर मंसूबा नाकाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको समझ नहीं आएगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा। सिर्फ बातों के किले बनाए जा रहे हैं। मैं आपको पाकिस्तान के उन हथियारों के हाल दिखाने जा रहा हूं जिनके बूते पाकिस्तान भारत से जंग का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तानी सेना के वो जवान जो भारत के हमले के डर से जंग की तैयारी में जुटे, जंग लग चुके अपने हथियारों को निकाल रहे हैं और करीब कबाड़ बन चुके टैंक से गोले दाग रहे हैं, दशकों पुराने हेलीकॉप्टर से गोलीबारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर जानते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तानी सेना और उनके खुद के लिए बेहद मुश्किल वाला होने वाला है। भारत कब हमला कर दे ये डर उनकी सांसों पर हावी है और यही वजह कि पाकिस्तानी सेना भी इस जंग के माहौल के बीच युद्धाभ्यास में जुटी है। लेकिन जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिन टैंकों से गोले दागे जा रहे हैं, वो तो खड़े खड़े कबाड़ हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान के पास जो हथियार वो सिर्फ एक कूड़े का ढेर हैं। जनरल मुनीर जब फायरिंग रेंज में पहुंचे तो उनके सामने पाकिस्तानी सेना ने प्रैक्टिस की, जिस पर मुनीर ने जोश में जवानों का हौसला बढ़ाया। दावा ये कि उनकी फौज पूरी तरह से तैयार है, दावा ये कि जंग में भारत को जवाब देंगे। दावे भले ही बड़े, लेकिन युद्धाभ्यास के दौरान जो हथियार दिखे उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ दिखावे की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान भी बेदम, उसके हथियार भी बेदम। और इसके पीछे बड़ी वजह यह भी कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में चीन से हथियार खरीदे, लेकिन वो हथियार कूड़ा बन चुके हैं। जिनमें पाकिस्तान ने 2017 में LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, जिसमें 2 साल के अंदर 388 खामियां आई, यानी हर 2 दिन में एक खामी। 2008 में चीन ने पाकिस्तान से A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर लिए, जो अपग्रेड नहीं हुए तो 2020 में बेकार हो गए। 1990 में पाकिस्तान को T-85 टैंक चीन ने बेचे, उम्र पूरी हो चुकी है उनकी, वो भी कबाड़ है। 2005 में चीन ने पाकिस्तानी नेवी को F-22P फ्रिगेट दिए। 20 साल बाद ये भी पाकिस्तान के लिए सिर्फ समस्या है। चीन ने पाकिस्तान को CH-4 ड्रोन बेचा, जिसमें कई खामियां आ चुकी हैं। इसके अलावा पनडुब्बी की बात कीजिए, 8 में से 3 पनडुब्बियां समंदर में गश्त लगाने की जगह रिपेयर यार्ड में है। इनमें पहली पनडुब्बी अगोस्ता 70 क्लास की मरम्मत हो रही है, दूसरी अगोस्ता 70 क्लास की, ये भी गैरेज में, तीसरी अगोस्ता 90B क्लास की, ये ड्राई डॉक में। इस हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ पनडुब्बी खरीदने की डील की, जिसमें 42,000 करोड़ रुपए में पाकिस्तान और चीन के बीच डिफेंस डील हुई, जिसमें 4 पनडुब्बियां चीन में और बाकी 4 का निर्माण पाकिस्तान में होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि चीन ने पाकिस्तान को 20 सालों में जो भी हथियार बेचे वो या तो खराब हो चुके हैं या काम करने की हालत में नहीं। जानकारों के मुताबिक चीन ने अपना कूड़ा पाकिस्तान को बेचा और पाकिस्तान के लिए भी वो किसी काम का नहीं, सिर्फ दिखावे की कोशिश में काम आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात कट्टर पाकिस्तानी मौलानाओं की, जो मुस्लिम कौम को भारत के खिलाफ भड़काने की साजिश कर रहे हैं। जुमे के दिन यानी शुक्रवार को पाकिस्तान की मस्जिदों में मुसलमानों से भारत के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। भारत के खिलाफ तकरीर देने को कहा गया, जिस पर भारत में मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया। जुमे पर मौलाना का भड़काने वाला प्लान, पाकिस्तान की मस्जिदों से गीदड़ भभकी। पाकिस्तान की कायराना हरकतों में अब उसके कट्टर मौलाना भी पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं। दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाला पाकिस्तान मुस्लिमों को भारत के खिलाफ भड़काने की बड़ी साजिश रच रहा है, जिसके लिए पाकिस्तानी मौलानाओं ने जुमे की नमाज के मौके पर भड़काऊ तकरीर की, जिसमें भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला गया।
जुमे की नमाज से एक दिन पहले ही पाकिस्तान उलेमा काउंसिल की तरफ से इस बात की अपील की गई थी कि पाकिस्तान की सभी मस्जिदों में लोग भारत के खिलाफ एकजुट हों और पाकिस्तानी सेना के लिए एक साथ आएं। जिसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान की मस्जिदों में नमाज के बाद कट्टर मौलानाओं ने वहां लोगों को भारत के खिलाफ जमकर भड़काया और मस्जिद से तकरीर करके भारत को धमकियां दी। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था जब पाकिस्तान के मौलानाओं ने भारत के खिलाफ जहर उगला हो। इससे पहले भी वो भड़काऊ बयान दे चुके हैं। पाकिस्तानी मौलाना मुस्लिमों को भड़काने की लाख कोशिशें कर लें, लेकिन जी मीडिया की टीम ने भारत के अलग अलग हिस्सों में जब मुस्लिम पक्ष से बात की तो वो पाकिस्तान को कोसते नजर आए। ये देख लें दुश्मन वो कितने भी पहलगाम में देखिए टेररिस्ट गतिविधि करें, वो कितने भी पर्यटकों को यहाँ से भगाएं, पर ये तैयार है सीना चौड़ा करके। भाई साहब, पाकिस्तान में तो एक तरफ कहा जा रहा है कि वहाँ से तो कह रहे हैं हम आर्मी के साथ हिंदुस्तान से लड़ने के लिए, और आप यहाँ पर यात्रियों को बुलाने के लिए तैयार हैं। हम तो तैयार है यात्री के लिए। पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, वो उसको देने दो वहीं पे, हमें क्या करेगा? आतंकियों से नहीं डरते? नहीं, हम तो डरते नहीं। जो पाकिस्तान में लोग हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ सेना के साथ है, कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या हिंदुस्तान से लड़ने के लिए तैयार? पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान से लड़ने के लिए तैयार। अरे वो तैयार है तो हम भी तैयार है यहाँ से लड़ने के लिए। पाकिस्तान में भले ही भारत के खिलाफ भड़काऊ साजिश रची जा रही हो, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने साफ कर दिया कि वो देश के साथ मजबूती से खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। पहलगाम से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान डर के साए, और डर ऐसा कि रातों की नींद उड़ी। पाकिस्तान ये जानता है कि अगर भारत ने किसी भी हाल में अटैक किया तो पाकिस्तान का 24 घंटे टिक पाना मुश्किल। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो जंगी जोकर हैं बार बार भारत को जुबानी जंग की धमकी से डराने की कोशिश कर रहे हैं। बौखलाया पाकिस्तान, गीदड़ भभकी से बनेगा काम। पाकिस्तान के परमाणु हमले वाली जंगी जोकर। पाकिस्तान सरकार के मंत्री हों, विपक्ष के नेता हों, आतंकी संगठन के सरगना हों, सब के सब भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। कोई सिंधु समझौता रद्द करने पर खून की नदी बहाने का ऐलान कर रहा है, तो कोई परमाणु हमले की धमकियां दे रहा है। डर के साए में जी रहे पाकिस्तान के ये जंगी जोकर इस तरह तिलमिलाए हुए हैं कि आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान के इन जंगी जोकर्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल हैं, जिन्होंने एक बार फिर भारत को धमकाने की कोशिश की। एक बार फिर सिंधु के पानी को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दे डाली। बिलावल भुट्टो यही नहीं रुके, सिंधु का पानी रोके जाने पर पाकिस्तानी अवाम को भड़काते हुए बिलावल ने भारत को एक बार फिर डराने की कोशिश की और मंच से इस बात का ऐलान कर दिया कि सिंधु हमारी है और हमारी ही रहेगी, या तो हमारा पानी इसमें बहेगा या उनका खून। इससे एक दिन पहले नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने बच्चों के साथ एक गाना गाते हुए इस बात का ऐलान किया था कि वहां के लोग पाकिस्तानी सेना के साथ खड़े हैं। इसके बाद मंच से बोलते हुए मरियम नवाज ने भी परमाणु बम को लेकर भारत को धमकाते हुए कहा था कि पाकिस्तान पर कोई भी हमला नहीं कर सकता। पाकिस्तान के इन जंगी जोकर्स में वहां के विदेश मंत्री और सांसद भी भारत को जंग की धमकी देने में पीछे नहीं रहे। भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द किया तो पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई, और यही वजह है कि वहां के नेता से लेकर आतंकी संगठन के आका तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जिससे उनकी तिलमिलाहट साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहलगाम हमले के बाद जब से भारत ने पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार बताया, पीएम मोदी ने जब से सेना की आतंकियों और मददगारों पर एक्शन की छूट दी, तब से भारत में आतंकवाद फैलाने वाले आतंकी जान बचाकर भाग। पाकिस्तानी आर्मी और एजेंसीज आतंकियों को सिक्योरिटी दे रही। इनमें सबसे बड़ा नाम है लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद का, जिस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा। आतंकवादी कई हमलों में हाफिज सईद शामिल रहा है। जाकिर रहमान अल-अखवी जो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है और टॉप लश्कर कमांडर है। प्रवक्ता गजनी और कश्मीर ऑपरेशन का चीफ उमर सुफियान, कश्मीर प्रभारी अबू अनस के साथ मेन कोऑर्डिनेटर हुजैफा हाजी और अब्दुल अजीज अलवी का नाम शामिल। ये सारे आतंकी भारत के साथ दुनिया भर के लिए खतरा हैं। भारत से डरा पाकिस्तान आतंकियों को छिपाने लगा। मोस्ट वांटेड 8 आतंकी आईएसआई और आर्मी की सिक्योरिटी में। पहलगाम अटैक के बाद पीएम मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दी।
आतंकियों के खिलाफ एक्शन के खुले ऐलान और सेनाओं की तैयारी देखकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूले। पाकिस्तानी नेता दुनिया भर में मदद की गुहार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आर्मी अपने पूर्व सैनिकों को बुला रही, तो वहीं पाकिस्तानी आर्मी में मौजूद ढेरों अफसर और जवान रिजाइन भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा डरे हैं मोस्ट वांटेड आतंकी, धर्म के आधार पर लोगों की जान लेने वाले, कश्मीर में लोगों का खून बहाने वाले, सबसे खूंखार आतंकी संगठन चलाने वालों की लिस्ट बन चुकी है। ये आतंकी पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं। पाकिस्तानी आर्मी सामने से नहीं लड़ सकती, इसलिए आतंकियों का इस्तेमाल करती है। पीएम मोदी ने भी कहा कि आतंकी हों या उनके मास्टरमाइंड, ढूंढ कर निकालेंगे और सख्त सजा देंगे। पीएम से खुली छूट मिलने के बाद सेना तैयारी शुरू कर चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या मरीन, राफेल की खरीद या लॉन्ग रेंज की मिसाइल की टेस्टिंग, सब हो रहा है। सभी तरह के विकल्पों पर विचार हो रहा है और इसलिए आईएसआई और पाक आर्मी इन आतंकियों को छिपा कर रख रही है, सिक्योरिटी दे रही है, सेफ हाउस दे रही है ताकि इनको बचाया जा सके। लेकिन कोशिशें लाख हों, इंडियन एजेंसीज आतंकियों के सेफ हाउस में घुसेंगी भी और उनको खत्म भी करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात कर्नाटक के मंगलुरु की, जहां सरेआम एक हिंदूवादी नेता का कत्ल किया गया। वीएचपी के नेता की बेरहमी से हत्या के बाद कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल, भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। हिंदू नेता को तलवार से काटने का वीडियो भी वायरल है और इलाके में इसके बाद तनाव। मंगलुरु में सरेआम मर्डर, वीएचपी कार्यकर्ता की तलवार से हत्या। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मर्डर, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात। बेरहमी से हत्या, इलाके में भारी तनाव का माहौल। कर्नाटक के मंगलुरु में वीएचपी कार्यकर्ता की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ये पता कर रही है कि आखिर हत्या के पीछे किसकी साजिश है। तो वहीं हत्या के बाद इलाके में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें कि हत्या की वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब वीएचपी कार्यकर्ता सुहास शेट्टी कहीं जा रहे थे। कुछ हमलावरों ने उन्हें रोक लिया और सुहास पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मर्डर का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमलावर जमीन पर गिरे सुहास पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। इस हमले में सुहास गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हमला इतना घातक था कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस वीडियो में सुहास शेट्टी पर 4 से 5 लोग तलवार से वार करते दिखाई दिए। वारदात के बाद हमलावर मौके पर ही तलवार छोड़कर फरार हो गए, जबकि वारदात के समय मौके पर कई लोग मौजूद थे। मंगलुरु में वीएचपी कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। विपक्ष कर्नाटक सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। हत्या के विरोध में वीएचपी ने शाम 6 बजे तक मंगलुरु बंद का आह्वान किया है। इलाके में तनाव के हालात को देखते हुए पुलिस ने 6 मई तक बीएनएस की धारा 163 लागू भी कर दी है। बता दें कि जिस समय वारदात हुई उस समय वीएचपी कार्यकर्ता सुहास शेट्टी अपने कुछ दोस्तों के साथ कार में जा रहे थे। तभी एक पिकअप वैन में सवार कुछ हमलावरों ने कार को रोक लिया और सुहास पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। मर्डर की खौफनाक तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने मंगलुरु में सुरक्षा बढ़ा दी है। शहर की नाकेबंदी कर दी गई है। कई टीमें हमलावरों को पकड़ने में जुटी हैं। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या यह हत्या पुरानी रंजिश या हाल ही में कुटुपू में एक केरल प्रवासी मजदूर की भीड़ द्वारा हत्या से जुड़ी है या फिर मामला कुछ और है, यह भी जांच का विषय है। मामले में मंगलुरु सिटी पुलिस ने कहा कि तेजी से न्याय दिलाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने हमलावरों की पहचान का दावा किया और कहा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात दिल्ली की, जहां बिन मौसम बरसात की वजह से एक बार फिर हालात खराब। राजधानी दिल्ली की सड़कें जलमग्न और इन हालातों ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका दिया। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने 4 इंजन की सरकार की नाकामी गिनाई, तो सीएम रेखा गुप्ता ने समस्या का ठीकरा पूर्व सरकार पर फोड़ा।
दिल्ली में गर्मी के बीच अचानक हुई बारिश ने राजधानी को पानी पानी कर दिया। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखीं, पेड़ गिरे, बिजली ठप हुई और जगह जगह जलभराव ने राजधानी की पोल खोल दी। विकास के तमाम दावों के बीच ये तस्वीरें उन दावों को धोती नजर आईं। लोग अपने वाहनों को धक्का देते दिखे, कहीं बाइक फंसी तो कहीं कारें पानी में डूबी। बारिश आई, परेशानियां आईं और फिर शुरू हुआ राजनीतिक वार पलटवार। विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का नया मौका मिल गया। पूर्व सीएम आतिशी ने दिल्ली में बीजेपी की 4 इंजन की सरकार को फेल बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के अंदर एक सीरियस गवर्नमेंट की जरूरत है, जो ये जुमलेबाजी और ये जो हवाई बातें हैं इनको कहना बंद करें, कुछ सीरियस काम करें। आपके पास सारी की सारी एजेंसीज होने के बावजूद आप आज पूरी तरीके से दिल्ली में फेल दिखे। सौरभ भारद्वाज ने नगर निगम की तैयारियों पर भी सवाल उठा दिए और कहा कि बीजेपी केवल बातें करना जानती है, जमीनी हकीकत कुछ और है। 445 पॉइंट पे मैं आपको कह सकता हूं करीब 400 जगह पानी भरा। इस बारिश ने 4 मासूम जिंदगियां भी छीन ली। एक महिला के साथ 3 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन इस पर भी सियासत नहीं थमी। इस पहली बारिश में दिल्ली में 4 लोगों की, एक महिला और उसके 3 बच्चों की जान चली गई। दिल्ली एयरपोर्ट का T3 टर्मिनल, उसका पूरा का पूरा स्टील का स्ट्रक्चर ही टूट गया। पिछली बार एक टूटा था, इस बार दूसरा टूट गया। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बनाया। उधर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हालात का जायजा लिया। वे खुद सड़कों पर उतरी, जल भराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को फौरन समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। तो राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।